हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज मैं संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या समानता का अधिकार होता है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार होता है, क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, क्या धर्म स्वतंत्रता का अधिकार होता है, क्या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार होता है और क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। आपके जितने भी अधिकार मैं उनको सारों को एक ही वीडियो में बताऊंगा और साथ में मैं बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, जिससे अगर आपका ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मूल अधिकार व मौलिक अधिकार और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मूल अधिकार व मौलिक अधिकार ये दोनों एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। जो अपने संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक इसका विवरण मिलता है, जो मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है, ये वीडियो अंत तक पूरा देखना है और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं साथ में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना, मैं उसका समाधान कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। ये ली गई अपने अमेरिका देश से ली गई है। पहला ही क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार की प्रेरणा कौन से देश से ली गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका देश हो जाएगा। विश्व में मौलिक अधिकार का देश किसे कहते हैं? ये कहते हैं इंग्लैंड देश को कहते हैं। और मूल अधिकार की प्रगति कैसी होती है, यानी प्रवृत्ति कैसी होती है? ये होती है वाद योग होती है, यानी कि यदि आपका कोई मूल अधिकार का हनन किया जाए तो न्यायालय में आप जा सकते हो और वाद वियोग कर सकते हो। ऐसा ही मूल अधिकार की प्रवृत्ति होती है। और संविधान सभा में इनकी चर्चा हुई थी, 38 दिन तक इनकी बहस हुई थी। संविधान सभा में यह अंतिम निर्णय लिया गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है ना? ये आपके 4 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए और आपका पहला क्वेश्चन इनमें से एक ही बनता है। अब देखते हैं इसके उपनाम। क्या इसके उपनाम है? और इसे कहते हैं संविधान की अंतः आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः आत्मा कहते हैं। और किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा मूल अधिकार है। ऐसा कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है ना? लेकिन एक थे शख्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसने कहा था कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा मूल अधिकार है। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? और देखते हैं इसके उपनाम क्या है। इसका उपनाम है संविधान का मैग्ना कार्टा। ये कहते हैं मूल अधिकार को कहते हैं। ये आपको दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मूल अधिकार को कहते हैं। और संविधान का मैग्ना कार्टा ये अपने मूल अधिकार को कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी संख्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकार की संख्या कर दी थी 7 कर दी थी, लेकिन अपन भारतीय इनको हटा दिया गया था और अभी वर्तमान में कुल कितने हो जाएगी? 6। यानी कि एक मूल अधिकार को हटा दिया है, जो अपने संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। यदि संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाए या फेरबदल किया जाए या घटाया जाए या जोड़ा जाए, ये सिर्फ केवल केवल संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। और अपने अगर एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, ये अपने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया था। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। और ये संपत्ति के अधिकार मूल संविधान में 19F व 31 अनुच्छेद में थे, लेकिन ये अभी वर्तमान में बिल्कुल तरह खाली है। ठीक है ना? ये अभी बिल्कुल तरह खाली है, जहां पे क्या था? संपत्ति का अधिकार था और इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है ना? और इसका ट्रांसफर करके
ये 300A में शामिल कर दिया गया है। अभी वगैरह संपत्ति का अधिकार 300A में मिलता है, लेकिन अपन इसे संपत्ति का अधिकार नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है ना। अभी ये संपत्ति का अधिकार कानून का अधिकार हो गया है। ठीक है ना। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखते हैं अनुच्छेद 12, जहां से मूल अधिकार की शुरुआत होती है, और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13, जहां पे ऐसा लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार का हनन हो। यदि ऐसा होना जाए तो न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी, वह उसे रद्द भी किया जाएगा। ऐसा कहता है मूल अधिकार 13 कहता है। ठीक है ना। यदि आप किसी भी राज्य में रहते हो, यदि आपका मूल अधिकार का हनन किया जाए तो आप न्यायालय में जा सकते हो। ऐसा कहता है अनुच्छेद 13 कहता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कुल अपने 6 मूल अधिकार कौन से हैं, उसका एक रूपरेखा में आपको बताता हूँ। पहला है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लगा के 18 तक इसका विवरण मिलता है, जो मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लगा के 22 तक इसका विवरण मिलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 22 व 23 दोनों में इसका विवरण मिलता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लगा के 28 तक इसका विवरण मिलता है। और पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो 29 व 30 इन दोनों में इसका विवरण मिलता है। और अंतिम अपना मूल अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में मिलता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान की अंतःआत्मा कहा था। इसे भी कहा है, ये भी आप चीज जरूर ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 को कहा था। यहाँ पे लिखा गया 30 और यहाँ पे लिखा गया 32, और इन दोनों के बीच में आता क्या है, 31 आता है, जो अपनी कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे अपने हटा दिया गया है। ठीक है ना, जो अपने 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ठीक है ना। अब मैं आपको इन 6 के 6 मूल अधिकार के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक इसका विवरण मिलता है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक विधि के सभी समान है, यानी जो भी अपने कानून के प्रति ये भारत के नागरिक सभी रूप से ये समान है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तथा सभी को विधि का समान संरक्षण मिलेगा। कानून के रूप में जितने भी कानून है वो सारों के रूप में गरीब हो या अमीर सभी के लिए समान है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 14 आपको कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 15, ये नागरिक समानता से संबंधित है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या नागरिक समानता है। जैसे 15.1 में इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक समान है तथा सार्वजनिक उपयोग से सभी वस्तुओं के लिए समान रूप से खुली। कोई भी व्यक्ति है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सार्वजनिक क्षेत्र है ना, जैसे हो गया पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जिनकी सारी वस्तु सभी के लिए खुली है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। ऐसा कहता है अनुच्छेद 15.1 कहता है। नेक्स्ट 15.2, जाति, धर्म, वंश, लिंग तथा जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 15.2 कहता है कि जाति जाति में आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही आप धर्म में कर सकते हो, ना ही आप वंश में करते हो, ना ही आप लिंग में कर सकते हो, ना ही आप जन्म के स्थान पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा प्रतिबंध कहा गया है। ये कहता है अनुच्छेद 15.2 कहता है। नेक्स्ट 15.3, परंतु ये सब आप जरूर ध्यान रखना, परंतु महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखना, महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 15.3 में दिया गया है, तथा अन्य विशेष अधिकार दिए गए हैं।
ऐसा कहता है अनुच्छेद 15.3 कहता है। यहाँ पे दिया गया महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे? 15.3 में दिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट 15.4 एससी एसटी ओबीसी के कल्याण हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये दिया गया अनुच्छेद 15.4 में दिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट 15.5 में एससी एसटी ओबीसी को शिक्षा हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये दिया गया है 15.5 में दिया गया है। ठीक है ना? ये हो गया आपका अनुच्छेद 15 पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सरकारी नौकरी से संबंधित है, यानी लोक सेवा की समानता दी गई है। जो भी आप आरक्षण आप सब सुनते हो ना, ये सारी जानकारी अनुच्छेद 15 में मिलती है। ठीक है ना? अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, वो अपन देखते हैं। अनुच्छेद 16.1 सरकारी नौकरी सभी के लिए समान है और सभी के को समान का अवसर दिया जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 16.1 कहता है। नेक्स्ट 16.2 जाति धर्म वंश लिंग नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही कोई जाति से हो गया, ना ही कोई धर्म से हो गया, ना ही कोई वंश से हो गया, ना ही कोई लिंग से हो गया, ना ही कोई नस्ल से हो गया और ना ही कोई जन्म के स्थान पर हो गया। इसी में सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 16.2 कहता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट 16.3 परंतु, ये शब्द आप जरूर ध्यान रखना। परंतु शब्द बहुत कुछ चेंज कर देता है। परंतु मूल निवासी के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जाएगा। ठीक है ना? जहाँ के आप निवासी हो वहां पे अगर मूल निवासी के हिसाब से अगर सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जा सकता है। ऐसा कहता है अनुच्छेद 16.3 कहता है। ठीक है ना? नेक्स्ट 16.4 एससी एसटी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में प्रत्येक आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे बात करता है, आप जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो ना, जहाँ की फीस भी कम होती है, जहाँ पे मेरिट वगैरह ऊपर नीचे होती है, ये सारी वर्ग 16.4 के तहत होती है। और अपने भाई एससी एसटी और ओबीसी को विशेष आरक्षण दिया गया है, 16.4 में दिया गया है। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक केस हुआ था, इंदिरा साहिवाल केस 1993 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना? इसमें 50% से अधिक नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊं ये 50% क्या मतलब है। मान लीजिए अभी आई वैकेंसी आ गई, 1000 पद की आ गई, जिसमें 500 पद है ना, वो सरकारी नौकरियों में डिवाइड किया जाएगा। यानी आरक्षण इसमें 500 पर लगेगा और पीछे रह गई ये 500 पद पर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होगा। ये सारे वर्ग वही वर्ग फाइट कर सकते हैं जिसको आरक्षण नहीं मिला है। ऐसा कहता है ये इंदिरा साहिवाल केस कहता है। लेकिन अभी ये वर्तमान में ये 50 से बढ़कर और ज्यादा हो गई है। और कितनी हुई है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना। नेक्स्ट 16.4.1 ध्यान रखना, 16 अनुच्छेद है, उसके अंदर चौथा अनुच्छेद है और उसके अंदर पहला अनुच्छेद है। ये बड़ा डीप है। ठीक है? इसमें कहा गया एससी और एसटी को सरकारी नौकरी में पदोन्नति का आरक्षण दिया जाएगा। यदि कोई सरकारी नौकरी लग गया उसमें प्रमोशन के लिए आरक्षण दिया जाता है, इस अनुच्छेद में दिया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट 16.4.2 एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में बैंक लोन दिया जाएगा। जो भी सरकारी नौकरी अभी लग गए उसको बैंक लोन भी दिया जाएगा, यानी उसमें विशेष अधिकार दिए जाएंगे, इस अनुच्छेद में कहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 16.4.3 अल्पसंख्यकों के विशेष प्रावधान दिया गया है। ये अपने अनुच्छेद में मिलता है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 16 हो गया। आई होप आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बड़ी टिप्पणी के साथ मैंने आपको पढ़ाया। यदि आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना।
और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अगर लिंक दे दिया, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। मात्र मैंने इनका प्राइस रखा है 9 रुपए रखा है। कोई भी बालक इसको परचेज कर सकता है मात्र 9 रुपए में, जिसमें मैं आपको सारे मूल अधिकार बताऊंगा और इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको सारे कुछ आपको उस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 9 रुपए में। ये हो गया आपका अनुच्छेद 16 पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज ये 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये इस चैनल का ग्रो होना अभी बाकी है। आपको पता है आपको कंटेंट किस प्रकार से मिल रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं अनुच्छेद 17। इसमें अल्पसंख्यक व छुआछूत का प्रतिबंध दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति हो उसमें छुआछूत आप नहीं कर सकते, ऐसा वो प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 17 करता है। और इसके कुछ विशेष अधिनियम भी है जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा है अधिनियम 1955, ये अपने छुआछूत से संबंधित है। दूसरा है जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1985, ये दोनों अपने छुआछूत से संबंधित है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो मैं आपके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट अनुच्छेद, इसमें उपाधियों का प्रतिबंध दिया गया है। कोई भी पहले वह राजा महाराजों के द्वारा अगर किसी को उपाधियां दी जाती थी, लेकिन ये अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। केवल केवल शिक्षा व सैनिक विभाग में ये उपाधियां चलती है, ठीक है ना। और ये कब बंद किया है? ये किया था 26 जनवरी 1950 से। जितने भी पूर्व में है उपाधियां उनको अवैध कर दिया गया है और केवल सेना व शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां मान्य होगी और उसके अलावा नहीं मान्य होगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 18 कहता है। आई होप आपको ये समानता का अधिकार पूर्णतः समझ आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लिखना। यदि आपको मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। इतना छोटा सा आप मेरा काम कर देना और प्लीज ये 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक इसका विवरण मिलता है। तो मैं आपको ए टू जेड आपको सारा कुछ बताऊंगा। पहला देखता है अनुच्छेद 19। उसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपकी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कहीं भी अपना खुद का भाषण कर सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कि प्रेस मीडिया हो गई और सिनेमा हॉल हो गया, ये अपनी खुद की अभिव्यक्ति करते हैं। ये कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? ये 19A के तहत करते हैं। इसको ये स्वतंत्रता है कि अभी खुद की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है शांतिपूर्ण, बिना हथियार के आप सम्मेलन व धरना प्रदर्शन कर सकते हो। आपको यदि किसी भी सरकार से किसी भी कानून पास करवाना है तो आप धरना कर सकते हो, लेकिन बिना हथियार के आप वो करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करोगे हथियार लेके, तब आपको जेल में सीधा डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(3) के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियार के संघ समुदाय व दल संगठन व सरकारी समितियों का गठन आप कर सकते हो। आपको अधिकार है, आप दल बना सकते हो, सरकारी समितियां भी बना सकते हो, वो भी बिना हथियार के, वो भी शांतिपूर्ण आप बना सकते हो। आपको ये भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(4) के तहत आप पूरे देश में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो। आपको ये अधिकार है। आपका यदि मन है तब आप केदारनाथ चले जा सकते हो, यदि आपका मन है तो गोवा भी आप चले जा सकते हो। आपको भ्रमण करने का अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 4 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 5, आप पूरे देश में कहीं पे भी स्थायी निवास कर सकते हो। आपको अधिकार है, यदि आप कहीं पे भी जाके अपना खुद का स्थायी निवास कर सकते हो। यदि आप चाहो तो जम्मू जाके वहां पे अपना निवास कर सकते हो,
यदि आप कर्नाटक में जाके वहां पे निवास कर सकते हो। केवल केवल भारत में ऐसा आपको अधिकार दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(6), ये अभी वर्तमान में खाली है। यहाँ पे क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है, जो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट, 19(7), आप कहीं पे भी पूरे देश में जाके व्यापार कर सकते हो, रोजगार भी आप कर सकते हो, आपको ये अधिकार दिया गया है। ये आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो बार-बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेड होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपसे स्वतंत्रता छीनी भी जा सकती है। अब वो कैसे छीनी जाती है, किस प्रावधान में आपसे छीनी जा सकती है? यदि पूरे देश में आपातकाल लागू हो, तब से आपको ये छीनी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 20 हो गया और 21 हो गया, ये आपसे कभी भी छीना नहीं जा सकता। कभी भी क्या भी हो, यदि आपातकाल हो तब भी ये छीना नहीं जा सकता। ये भी आप चीज़ ज़रूर नोट करना। यदि आपातकाल हो तब इसके अलावा जितने भी आपकी स्वतंत्रता है वो छीनी जा सकती है। यदि आप सैनिक हो या अर्धसैनिक बल से संबंधित हो या पुलिस कर्मचारी हो, तब से आपसे ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, क्योंकि इनके खुद के अलग नियम कायदे होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, यदि आपके न्याय के विरुद्ध आ रहा है, तब आपसे ये छीनी भी जा सकती है। नेक्स्ट, देश की एकता व अखंडता के विरुद्ध में आ रहे हैं, यदि ये बीच में आ रहे, तब आपसे ये स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट, कानून व व्यवस्था के विरुद्ध में आ रही है, बीच में आ रही, तब आपसे ये छीनी जा सकती है। ये कुल 5 प्रकार से आपसे स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ठीक है ना? आई होप आपको अनुच्छेद 19 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अपराधियों से संबंधित है। ये अपराधी की 2 सिद्धि से संबंधित है। जो भी व्यक्ति अपराध करता है, उसके बारे में उसको क्या-क्या अधिकार दिए गए, वो सारा कुछ अपने अनुच्छेद 20 में बताया गया है। वो क्या बताया, वो अपन जानते हैं। अनुच्छेद 20 ए के तहत प्रचलित कानून के अनुसार, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जिस साल वह चोरी करेगा, उसको उसी साल के हिसाब से उनको दंड देना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1999 में चोरी कर दी। उस समय सज़ा थी 7 वर्ष की, लेकिन उसका फैसला आया 2024 में आ गया। तो और उस समय थी सज़ा थी 14 वर्ष की। तो न्यायालय उसको 7 वर्ष की सज़ा देगा, ना कि 14 वर्ष की सज़ा देगा। क्योंकि उसने चोरी कब की थी? 1999 में की थी। यानी प्रचलित कानून के हिसाब से उनको सज़ा दी जाएगी। ऐसा कहता है 19 ए के तहत कहता है। नेक्स्ट, एक अपराध एक सत्ता का प्रावधान दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उनकी चोरी की सजा देनी चाहिए, उसको उसी प्रकार से दंड देना चाहिए। किसी आतंकवाद के विरुद्ध में दंड नहीं देना चाहिए। ऐसा कहता है 20(2) अनुच्छेद आपसे कहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म आरोपी वर्जित है, यानी कि खुद की गवाही कभी मान्य नहीं। आपने सुना होगा कि कोर्ट में खुद की गवाही कभी भी मान्य नहीं होगी। ऐसा अपराधी को ये अधिकार दिया गया है कि खुद की गवाही कभी मान्य नहीं होगी। ये हो गया आपका अनुच्छेद 20 पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक अधिकार दिया गया है, जिसमें जीने का अधिकार अपन कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान देश से लिया गया है। अब ये क्या जीने का अधिकार है? कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता रूप से वर जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें होता है, कोई भी व्यक्ति निजता व गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता, उसकी गरिमा को हनन नहीं कर सकता। यदि ऐसा करने पर उसको सजा सुनाया जा सकती है। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करेगा तो वो अपराधी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 21 कहता है। आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ऐसा कहता है अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है ना?
नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A, ये अपने मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इनको बाद में जोड़ दिया गया था। और उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष की बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 21A के तहत संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी व नजरबंद का अधिकार दिया गया है। अभी क्या है गिरफ्तारी व नजरबंद? इसके बारे में अपन देखते हैं। व्यक्ति को पुलिस यदि गिरफ्तार करता है तो उसका क्या अधिकार है, उस अपराधी का क्या अधिकार है, उसको अपन देखते हैं। इनको 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अब वो कौन से, वो अपन जानते हैं। पहला अधिकार, यदि कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके कारण जानने का अधिकार है। वो पुलिस उसको बताएगी कि इसका आपने अपराध किया है, ये उनको जानने का अधिकार। नेक्स्ट, बंदी व्यक्ति को बचाने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को नजरबंद कर दिया है तो उसको बचाने का भी अधिकार दिया गया है। और क्या अधिकार है? और अधिकार है, यदि किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय के समक्ष इनको पेश करने का अधिकार दिया जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो कार्रवाई पुलिस के ऊपर होगी। ये आपको कुल 3 प्रकार की का अधिकार दिया गया है जो बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार पूर्णतः पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और यदि ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अपने अनुच्छेद 23 से 24 में है, दोनों में है। 23 व 24 में। अब ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या चीज, उनके बारे में अपन जानते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 23। इसमें बेघर व मानव व्यापार को प्रतिबंध किया गया है। मानव व्यापार, किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव का अंग का व्यापार नहीं कर सकता। किसी का फेफड़ा नहीं बेच सकता, ना ही उसका दिल बेच सकता, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा वो करेगा तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखते हैं ये बेगार। बेगार का मतलब होता है फ्री का कार्य नहीं करवाना। कोई भी फ्री का कार्य नहीं करवाना। ऐसे पहले ये कार्य होते थे, जैसे बेगार हो गई, बंधुआ मजदूर हो गई, हाली प्रथा हो गई, साकड़ी प्रथा हो गई, डांगरी प्रथा हो गई। ऐसे वगैरह किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, अनुच्छेद 23 आपसे कहता है। क्योंकि उसमें वगैरह हर व्यक्ति का शोषण होता है। ठीक है, ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कोई कार्य नहीं करवाएगा। ना ही किसी कारखाने में कराएगा, ना ही किसी दुकान में कराएगा, ना ही किसी चाय की टपरी में कार्य करवाएगा। यदि वो ऐसा करवाएगा तो वो कानून के रूप में आ जाएगा, उनको दंड देना पड़ेगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 24 कहता है। आपको ये 23 और 24 अनुच्छेद आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब देखते हैं आगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक मिलता है। आपको धर्म के मामले में क्या क्या अधिकार दिया गया है वो अपन जानते हैं। अनुच्छेद 25, आप किसी भी धर्म को पाल सकते हो, यानी कि किसी भी धर्म को आप ले सकते हो। यदि आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू ले सकते हो, यदि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम धर्म आप अपना सकते हो। आपको ये अधिकार दिया गया है, कौन सी धर्म को अपना सकते हो, ऐसा कहता है अनुच्छेद 25 कहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26, आप आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और धार्मिक संस्थाएं भी निर्माण कर सकते हो, ऐसा कहता है अनुच्छेद 26 कहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 27, कोई भी राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई ऐसा कानून लाएगा जिसे धार्मिक कर देना पड़े, यानी कि टैक्स देना पड़े। कोई भी व्यक्ति धर्म के मामले में टैक्स नहीं ले सकता, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 27 कहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध होगी।
आपने देखा होगा स्कूल हो गया, महाविद्यालय हुआ, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि कोई टीचर ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। वो कहता है अनुच्छेद 28 के तहत। ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। नेक्स्ट, अब देखते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 व 30 में मिलता है। अब ये क्या है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उसके बारे में अपन देखते हैं। अनुच्छेद 29, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा व संस्कृति को मानने का अधिकार, वो कहीं पे भी अपने पूरे देश में अपने भाषा व अपनी संस्कृति को मान सकता है, ऐसा अधिकार देता है अनुच्छेद 29 करता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपनी भाषा को बोल सकता है, अपनी संस्कृति भी कर भी सकता है, ऐसा इनको अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। जो भी धर्म है अल्पसंख्यक से संबंधित है, वो शिक्षा का प्रचार अपने धार्मिक शिक्षा के लिए कर सकता है। अभी कौन व्यक्ति इसमें आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, वो अपन देखते हैं। पहला आता है मुस्लिम आता है, मुस्लिम धर्म है जो अपने अल्पसंख्यक है। सिख धर्म है, वो भी अल्पसंख्यक है। पारसी हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया और जैन हो गया, ये सारों के सारे अल्पसंख्यक से संबंधित है। और ये अपने शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कार्य को प्रचार कर सकता है, ऐसा कहता अनुच्छेद 30 कहता है। ये हो गया आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हो गया पूरी तरह से। अब देखते हैं अनुच्छेद 31, इसमें क्या है? ये अभी वर्तमान में खाली है। यहाँ पे क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। जो कहाँ पे जोड़ा गया? 300 ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये संविधान उपचार का अधिकार। अब वो क्यों है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं इसका उपनाम। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा है। इसमें मूल रूप से आपके मूल अधिकार का यदि कोई हनन करता है तब आप क्या कार्रवाई करोगे, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। यदि आप आपके मूल अधिकार का हनन हो तब आप दिल्ली चले जा सकते हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हो, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत। कि आप अगर केस भी दायर कर सकते हो कि मेरा मूल अधिकार का हनन किया गया है। यदि आप वहां तक भी नहीं जाओगे तब आप अपने राज्य में उच्च न्यायालय में आप केस करवा सकते हो, वो भी अनुच्छेद 224 के तहत। अब वो किस प्रकार से आपको केस दायर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कुल अपने 5 प्रकार की रिट के द्वारा किया जाता है। अब वो कौन-सी 5 प्रकार की रिट है, उसके द्वारा जब आप केस करवा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली रिट होती है बंदी स्पष्टीकरण होती है। दूसरी रिट है परमादेश है। तीसरी है प्रतिक्षेपी है। चौथी है उत्प्रेरण है। और 5वीं है अधिकार प्रसार है। ये कुल 5 प्रकार की रिट होती है, जिसे अगर आप न्यायालय व उच्च न्यायालय में आप केस करवा सकते हो। अब इसमें क्या-क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब देखते हैं सबसे पहली रिट। सबसे पहली रिट है बंदी स्पष्टीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ बंदी। बंदी का मतलब किसी को कैद करना। यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने किडनैप किया है तो उसको पुलिस के द्वारा उनको आदेश दिया जा न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ऐसी ये रिट आप जारी कर सकते हो। ये होती है बंदी स्पष्टीकरण होती है। नेक्स्ट रिट, नेक्स्ट होती है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कर्तव्य का पालन करना। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको न्यायालय के द्वारा उसको कर्तव्य पालन करने का अधिकार बताया जाए। ऐसा है परमादेश। नेक्स्ट, प्रतिच्छेद मतलब
कार्य को रोकना। यदि कोई ऐसा कार्य है जो गलत हो रहा है, यदि आप न्यायालय के द्वारा उससे वह कार्य को रोका भी सकते हो। ऐसी होती है रिट होती है। नेक्स्ट रिट उत्प्रेरण यानी नीचे से ऊपर मंगवाना। यदि कोई ऐसी कोई फाइल है जो अर्जेंट कार्य होना बहुत ही जरूरी है, तब वो फाइल को नीचे से ऊपर मंगवाने का कार्य करती है, ये रीड करती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रीड होती है। नेक्स्ट अधिकार स्पता यानी अधिकार से बाहर जाके कार्य करने को रोकना। यदि कोई व्यक्ति है जो कर्मचारी है, जो अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, जैसे कोई वो घूस लेता है, रिश्वत लेता है या भ्रष्टाचार करता है, तब आप इस रीट के द्वारा न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी करवा सकते हो, फिर उसको आप कार्य से रोक सकते हो। ऐसी ये रीट होती है। ये हो गई आपकी 5 प्रकार की रीट हो गई और इसके साथ में मैंने आपको पूर्णतः मूल अधिकार मैंने आपको सारा कुछ करवाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत की है। आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये रही पीडीएफ जिसमें मैं आपको आज जितना भी पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको समानता का अधिकार पढ़ाया है और स्वतंत्रता का अधिकार बताया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार मैंने आपको बताया और संवैधानिक उपचार का अधिकार मैंने आपको बताया। जितने भी मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको रिट 5 प्रकार की बताई है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ में दूँगा, जितना भी मैंने आज कुछ भी पढ़ाया है, जो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और उसके साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें की है, जैसे ये मूल अधिकार में किस प्रकार से वाद हुए थे, जो केस हुए थे, वो भी मैं इस पीडीएफ में दूँगा और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूँगा, जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। वही क्वेश्चन दूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे, इतना मेरा दावा है। और इसके साथ में मैं आपको एक ओमा शीट भी दूँगा, जिससे अगर आप अच्छी तरह से आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हो और इसके जस्ट नीचे रहेंगे इसके क्वेश्चन रहेंगे, जो आप आराम से मिलान कर सकते हो। कुल अगर क्वेश्चन लाए हो, 21 क्वेश्चन लाए हो और इसका मैंने मूल्य अगर तय किया है मात्र ₹9। कोई अगर ज़्यादा नहीं मूल्य है, सिर्फ़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, इनको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि मैंने बड़ा इफ़ेक्ट डाला है इस वीडियो में और इस पीडीएफ में और ये मेरी मेहनत है। सिर्फ़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और मैं एक बड़ा कंटेंट बड़ा शानदार लाया हूँ। इसका मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं मूल्य कम लगाया है। क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारों के पास होनी भी चाहिए। और ये रही पीडीएफ, आप आराम से देख भी सकते हो और ये रही ओ मार्कशीट, जिसे आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हो कि आप देख सकते हो मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना और प्लीज़ इस पीडीएफ को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना। अब मैं देखता हूँ मेरी मेहनत किसको ये पसंद आती है। यदि आप लोगों को सारों को पसंद आई है, तो ये प्लीज़ डाउनलोड कर देना। थैंक यू सो मच। आई वेटिंग फॉर यू।